हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम 11th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी एक ग्रह के रूप में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर सौरमंडल और सौरमंडल के जो परिवार के सदस्य हैं उनका हमने एक संरचना बनाकर उसका अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रत्येक जो हमारे सौरमंडल के सदस्य थे उनको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से क्रमबद्ध दर्शाकर हमने उसको बताया। तो आज हम उसी सौर परिवार के जो सदस्य जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और इसके अलावा हमारे जो उपग्रह हैं या हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, उनका हम प्रत्येक सदस्य का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज अपन सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सूर्य। कौन है? सूर्य। याद रख लेना, सौर परिवार का जो सबसे मुख्य है या सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन है? सूर्य। तो याद रख लेना बच्चों, सूर्य हमारा एक ऊर्जा का स्रोत है जो इससे हमारी पृथ्वी पर स्थित सभी वनस्पति जात, प्राणी जात के लिए जीवन का आधार बनाती है। तो अपन सूर्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता देखते हैं, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो जीवित पृथ्वी है या जीवित ग्रह है उसके सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और उसके बाद में है, यदि निकटतम तारे की बात करें बच्चों तो उसका नाम है साइरस। कौन सा है बच्चों? साइरस। तो याद रख लेना, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। यदि अपन इसके दूसरे बिंदु की बात करें तो सूर्य गैसीय गोला है। कैसा गोला है बच्चों? गैसीय गोला। यदि अपन सूर्य की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए सूर्य के अंदर हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इन दो गैसों की क्या है? अधिकतम पदांता है। कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन प्लस हीलियम है। इस गैस की बहुत ज्यादा पदांता पाई जाती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? गैसीय गोला। और यदि अपन बच्चों इसमें देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन 71% बच्चों, कितना परसेंट है हाइड्रोजन? 71%। और हीलियम कितनी है बच्चों? 26.5%। कौन कितनी है बच्चों? 26.5%। ये दो जो गैस है वो लगभग 98% के करीबन हो जाती हैं। इसी कारण से सूर्य को एक गैसीय गोला कहा जाता है। अन्य जो तत्व हैं लगभग 2.5% हैं। कितने हैं? 2.5%। तो आपको यदि पूछ लिया जाए कि सूर्य को गैसीय गोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस की सबसे ज्यादा पदांता होने के कारण बच्चों इसको गैसीय गोला कहा गया। अपन इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो देखें, हाइड्रोजन हीलियम केंद्र में नाभिकीय संगठन द्वारा, देखो हाइड्रोजन और बच्चों हीलियम, ये नाभिकीय संगठन मतलब ये केंद्र के अंदर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। नाभिकीय संगठन द्वारा क्रिया करते हैं जिससे सूर्य से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। मैं बता रहा हूँ बच्चों फिर से, जैसे मैं ये अपक्रिया के माध्यम से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस हीलियम ये दोनों अपक्रिया करती हैं तो इसमें क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और वही ऊर्जा हमारे सूर्य का एक ऊर्जा का स्रोत का भाग माना जाता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए सूर्य के अंदर ऊर्जा निकलने का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस है। यदि हम इसके अगले बिंदु की बात करें बच्चों तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है बच्चों? 8 मिनट 16 सेकंड में ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और आपको मालूम ही है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, सूर्य का प्रकाश जब धरातल पर पहुंचता है उसे प्रकाश वर्ष दूरी में ज्ञात करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष दूरी में ज्ञात करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है बच्चों? 8 मिनट 16 सेकेंड। ये हमारी NCERT बुक्स के अनुसार है। यदि बच्चों RBC बुक्स के अनुसार देखें तो ये कितने मिनट सेकेंड हो जाते हैं? 20 सेकेंड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20 सेकेंड। तो अपन को याद रखना है कि 8 जो मिनट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद 8 मिनट 16
सेकंड कहो या 8 मिनट 20 सेकंड कहो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 मिनट 16 सेकंड बताया गया है। तो अब अपन ने एक तारे की बात कर ली, अब हम करते हैं ग्रह की शुरुआत। और आपको मालूम ही है, ऐसे तो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह कहा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण 8 ग्रह हैं जिसको हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और आपको पता ही है, जो 9वां ग्रह था वो प्लूटो था, उसको ग्रह की जो श्रेणी थी उससे बाहर निकाल दिया गया और उसे अन्य रूप में दे दिया गया। तो इसमें पहले ग्रह की बात करें तो वो उसका नाम है बुध ग्रह। कौन सा बच्चों? बुध ग्रह। तो ये सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, याद रख लेना बच्चों। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और याद रख लेना, बड़ा की पूछा जाए इसके सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है बृहस्पति। कौन सा है बच्चों? बृहस्पति। याद रख लेना, सौर परिवार का सबसे छोटा बुध ग्रह और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकट होता है, और ये सूर्य के क्या है? सबसे निकट। तो याद रखना बच्चों, सबसे कम समय में दूरी तय करने वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह है वो भी कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है बच्चों? बृहस्पति ग्रह। यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि सबसे लेट या सबसे अंतिम में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह का क्या नाम है, तो उसका नाम है बच्चों वरुण ग्रह। कौन सा बच्चों? वरुण ग्रह है, वो सूर्य के सबसे लास्ट में परिक्रमा पूरा करता है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे कम समय में दूरी तय करने वाला बुध और सबसे ज़्यादा समय में दूरी तय करने वाला वरुण ग्रह। तो अपन अगला बिंदु बात करते हैं, इस ग्रह पर अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। देखो इसमें ये बहुत ही गर्म होता है और रातें क्या होती है? बर्फीली। ये दिन के समय तो क्या होता है बच्चों? गर्म होता है। किसके समय? दिन के समय ये तो बच्चों गर्म होता है और रात के समय क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। उसका कारण यह है कि ये जो ग्रह है अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता बच्चों। क्या नहीं करता बच्चों? अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन ना करने के कारण ये एक साइड तो ज़्यादा गर्म हो जाता है और दूसरी साइड क्या हो जाता है? ठंडा। मान लो मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ये मान लो मेरा हाथ है, इस साइड सब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा बच्चों, इस साइड तो ये क्या होगा? ज़्यादा गर्म होगा, और जब मेरे सामने जो विपरीत साइड है इसके, उस पर प्रकाश ना पड़ने के कारण ये क्या बच्चा? ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसलिए दिन के समय तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात के समय यहाँ पर क्या रहती है? बर्फ जमी हुई रहती है। तो इसी कारण ये अति गर्म भी है और ठंडा भी है। यदि अपन इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो बुध ग्रह की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में ही पूरा करता है। यदि आपको पूछ ली जाए सबसे कम समय वाला, वो भी बुध ग्रह है, और बुध ग्रह कितने दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, तो वो बच्चों है 88 दिन। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाला वरुण है, तो सबसे ज़्यादा दिन प्रयोग करने वाला या दिन का समय लगने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है आपको बच्चों? वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह बच्चों? वरुण ग्रह। अब यदि अगले बिंदु की बात करें बच्चों, तो इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल के बारे में आप जानते हो बच्चों, वायुमंडल क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण। किसका आवरण बच्चों? वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और हम अब यदि पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। कितने परसेंट? लगभग बच्चों 78%। और उसके बाद में देखा जाए बच्चों तो अपन की कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है बच्चों? ऑक्सीजन, वो लगभग 21% है। और उसके बाद में अपन पूछा जाए तो अपन के आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे गैस का रेशियो है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं अपन बुध ग्रह, तो बुध ग्रह के वायुमंडल नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई प्रकार के गैस का आवरण नहीं है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वहाँ पर जो गैस थी वो अधिक सूर्य के प्रकाश मिल जाने के कारण हल्की हो गई और वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई। अगर अपन देखते हैं इस के लिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। आपको बताइए वायुमंडल होगा तो जीवन होने की या जीवन का पाया जाना एक संभावनाएं बनी रहती हैं, अन्यथा इसके अंदर कोई संभावना देखने को
नहीं मिलती है। तो अपन इसके वायुमंडल में जीवन की संभावना इसलिए नहीं है, या इसके ग्रह में जीवन की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है बच्चों, वायुमंडल नहीं है। यदि वायुमंडल होता तो यहाँ पर जीवन की संभावना देखने को जरूर मिलती। तो यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो देखा जाए तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और बुध ग्रह का उपग्रह ना होने के कारण बच्चों या इसके चारों ओर कोई अन्य पिंड भी कोई परिक्रमा नहीं करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए एक बुध ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और दूसरा बच्चों एक कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। याद रखना बच्चों, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इन दोनों के क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के किसी के एक उपग्रह है, किसी के दो उपग्रह हैं, किसी के 27 उपग्रह हैं, किसी के 62 उपग्रह हैं, किसी के 63 उपग्रह हैं। सबके कोई ना कोई उपग्रह हैं, लेकिन सिर्फ बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो देखिए बुध ग्रह का घनत्व 5.44 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। याद रख लेना बच्चों, बुध ग्रह का जो घनत्व कितना है, 5.44 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको एक बात बच्चों नोट करके दिमाग में रखनी है कि ग्रह का जो घनत्व है, किसका घनत्व बच्चों, ग्रह का जो घनत्व है वो किस में मापा जाता है बच्चों, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ये काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है बच्चों, और फ्यूचर में पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट होती हैं वो अति महत्वपूर्ण होती हैं। काफ़ी बार बच्चों इसी प्रकार का जो मूवमेंट होता है या सवाल होता है उसके पीछे जो यूनिट होती है उसको चेंज करके भी उसको सवाल को पूछ लिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रह को घनत्व ज्ञात करने की यूनिट एक ही है, उसका नाम है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसके बाद हम लेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अपन लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, शुक्र ग्रह सवालों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि एग्जाम में चाहे आरपीसी हो, यूपीसी हो या आपके लोकल एग्जाम हो, उसके अंदर इस ग्रह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इसलिए ये ग्रह है वो सवालों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ग्रह को समझें, देखें, परखें और अच्छी फोकस लगाएं। अति फोकस लगाने का मतलब यह है कि इस पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करें बच्चों। अब इसमें अपन पहली विशेषता लेते हैं बच्चों, यह ग्रह यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह। यदि अपन दूरी की दृष्टि से देखें सभी ग्रहों को तो सबसे कम दूरी शुक्र और पृथ्वी के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में पाई जाती है बच्चों, शुक्र और पृथ्वी के। इसी कारण से अपन रात के समय शुक्र ग्रह को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रह को अपन नहीं देख सकते। और अन्य ग्रह को देखने के लिए हमें खगोलीय दूरबीन किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, खगोलीय दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हम अन्य ग्रह या खगोलीय पिंडों को अपन देख सकते हैं। और आपको मालूम हो यह है कि खगोलीय जो दूरबीन है उसकी जो खोज है गैलीलियो ने की थी। किसने की थी बच्चों, गैलीलियो ने। तो याद रख लेना, खगोलीय दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी, याद रखना। अगले बिंदु की बात है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। देखो सौर मंडल की यदि विशेषताओं के अंदर देखें तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसलिए ये रात को भी आसानी से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और हम इसको आसानी से देख सकते हैं। यदि बच्चों अगले बिंदु की बात करें, यह ग्रह घड़ी के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। और ये जो ग्रह है वो घड़ी के विपरीत या जो अन्य ग्रह हैं उसकी तुलना में विपरीत साइड से ये क्या करता है, परिक्रमा करता है। यदि बच्चों मैं आपको इसकी परिक्रमा यदि ग्लोब के माध्यम से समझाता हूं, देखिए ये बच्चों हमारा ग्लोब है। क्या है बच्चों, ग्लोब है। और आपको मालूम होना चाहिए ग्लोब को देखने के पहले आपको याद होनी चाहिए इसकी दिशा, दो दिशा तो आपको मालूम होनी चाहिए, पूर्व और पश्चिम। और आपको कौन सा साइड पूर्व है ग्लोब का, कौन सा साइड पश्चिम है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। जो साइड जापान है, जिस साइड जापान है वो कौन सी साइड है, पूर्व दिशा की। और जिस साइड संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पाए गए हैं वो हमारा कौन सा ग्लोब का, हमारा
पश्चिमी दिशा। तो आपको मालूम हो गया पूर्वी दिशा जापान है और पश्चिम दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो। यदि हम पहले लेते हैं पृथ्वी को, मान लो अपन ले लेते हैं पृथ्वी को और फिर अपन ग्लोब के माध्यम से मानेंगे शुक्र ग्रह की परिक्रमा। तो पृथ्वी है हमेशा किस तरह घूमती है बच्चों, पश्चिम से पूर्व। ये हमारी साइड जो मैं ये हाथ ले रहा हूँ ये इसका कौन सा साइड है, पूर्व दिशा, और ये साइड कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो अपन को इस तरह ये अपन को ग्लोब को बना लेना है। तो अब ये आपके सामने हुआ, तो आपके सामने के अनुसार ये हुआ भाग पश्चिम, ये भाग पश्चिम और ये भाग हुआ बच्चों पूर्व। और ये पृथ्वी हमेशा कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब ये इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये हुई बात किसकी बच्चों, पृथ्वी की। एक बार मैं पुनः बता देता हूं आपको बच्चों कि पृथ्वी हमेशा किस तरह घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भाग पश्चिम है तो देखिए पश्चिम से शुरू हुआ, ये पूर्व की तरफ इस तरह घूमती रहती है। तो आपको मालूम हो गया पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है और जो हमारा शुक्र ग्रह है वो उल्टा घूमता है। ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया और ये भाग हमारा कौन सा हुआ, पूर्व। तो ये देखिए पूर्व से ये पश्चिम की साइड, पूर्व से पश्चिम की साइड, इस तरह ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि पृथ्वी है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके लिए मैंने आपको ये जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है उस साइड रखी है, वो हो गया हमारा पश्चिमी साइड, और जापान है वो हमारा कौन साइड हो गया बच्चों, पूर्वी साइड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से घूमना शुरू होगी पृथ्वी पश्चिमी दिशा मानते हुए और धीरे धीरे ऐसे घूमती हुई अपनी घूर्णन करती हुई गति पूरे 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती। और वही ग्लोब अपन के पास शुक्र ग्रह का नहीं है, इसलिए अपन को इसको शुक्र ग्रह मान ले। किसको मान ले, शुक्र ग्रह मान ले। और इसकी जो साइड है वो उल्टी है, तो ये हो गया हमारा पश्चिम साइड और ये हो गई पूर्व। तो ये किस तरह घूमेगा, इस तरह पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा सिस्टम हो जाएगा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूमने लगेगा। और अब अपन को मैं वापस इसको समझा देता हूँ यहाँ पर और लिखकर भी। पहले अपन लेते हैं पृथ्वी को। किसको लेते हैं बच्चों, पृथ्वी को। पृथ्वी की जो दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। किस तरफ है बच्चों, पश्चिम से पूर्व। और ये हमारा जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है बच्चों, शुक्र ग्रह। ये हमेशा किस दिशा से घूमती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। किस तरह घूमती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये घड़ी किस दिशा के अनुसार, घड़ी की दिशा के अनुसार, और ये घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा बच्चों, विपरीत दिशा में घूमती है। याद रखना ये घड़ी की दिशा के अनुसार घूमता है और ये घड़ी के विपरीत दिशा के अनुसार घूमता है। तो इसमें अपन यदि पृथ्वी की बात करें तो सूर्य उदय कहाँ होता है, पूर्व में। सूर्य उदय होता है पूर्व में। तो सूर्य उदय कहाँ हुआ बच्चों, पूर्व में। और यदि पृथ्वी पर यदि सूर्य अस्त की बात होती है तो बच्चों सूर्य अस्त कहाँ होता है, हमारे पश्चिम में। आपको मालूम ही है हमारे सूर्य उदय इस साइड में होता है और सूर्य अस्त हमेशा पश्चिम की साइड होता है। तो अब बच्चों अपन तो ये पृथ्वी की बात हुई कि पृथ्वी के पूर्व के अंदर सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। तो ये आपको बात मालूम हो गई। और आपको एक मैं छोटा सा एक एग्जाम के अनुसार सवाल बता देता हूँ। सूर्य उदय का जो देश है उसे जापान को कहते हैं। सूर्य उदय का जो देश है उसे किसे कहते हैं, जापान को कहा जाता है। और यदि अपन शुक्र ग्रह की बात करें बच्चों तो शुक्र ग्रह में सूर्य उदय कहाँ होता है, पश्चिम में। कहाँ होता है बच्चों, पश्चिम में। सूर्य उदय कहाँ होता है बच्चों, पश्चिम में। और सूर्य अस्त कहाँ होता है, पूर्व में। तो ये एकदम सूर्य अस्त सूर्य उदय है वो एकदम क्या है, पृथ्वी के विपरीत पाए जाते हैं। ये बात आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। और यदि अपन पृथ्वी की यदि घूर्णन गति देखें, पृथ्वी की घूर्णन गति देखें तो भी ये घड़ी के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है, घड़ी की दिशा के अनुसार। घड़ी की दिशा के अनुसार चलती है। और शुक्र ग्रह है वो घड़ी के विपरीत दिशा के अनुसार चलता है। घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार चलता है। तो आपको ये मालूम हो गया है कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इसलिए सूर्य उदय पूर्व में होता है और सूर्य अस्त का होता है बच्चों पश्चिम में, और घड़ी की दिशा के अनुसार
चलती हैं। शुक्र ग्रह है उसका सूर्य उदय कहाँ होता है बच्चों? पश्चिम में होता है। और अस्त कहाँ होता है? सूर्यास्त पूर्व में होता है। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। और यदि बच्चों आपको पूछ ले जाए कि शुक्र ग्रह के भांति ऐसा और कौन सा ग्रह है जिनकी परिक्रमा शुक्र की तरह है, तो उसका नाम है बच्चों अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है बच्चों? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की जो परिक्रमा है वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। उस वहाँ पर भी सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है, और वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में गति करता है। तो इसके बारे में हम जो विश्लेषण के साथ जो अध्ययन है, जब इसकी बारी आएगी ग्रह के अध्ययन में, तब इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो अपन शुक्र ग्रह का नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। इस ग्रह को इवनिंग स्टार एवं मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इस ग्रह को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। देखो बच्चों, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह रात के समय चमकीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। और मॉर्निंग स्टार मतलब ये सुबह के समय भी इसको आसानी से देख सकते हैं। तो शाम के समय और सुबह के समय दोनों समय देखने के कारण इसे इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगला जो बिंदु देखते हैं, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। मतलब शुक्र ग्रह का यदि आकार देखें, घनत्व देखें, तो लगभग बच्चों किसके समान है? पृथ्वी के समान। जिस प्रकार की आकृति पृथ्वी की है, जिस प्रकार का घनत्व लगभग पृथ्वी का है, उसी प्रकार का घनत्व और आकार हमारा शुक्र ग्रह का भी माना गया है। अब बच्चों देखो अगला बिंदु, इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो हमने जो बिंदु पढ़ा था पिछले, जिसमें हमने देखा इसका आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है, और जब लगभग समानता मिलेगी तो वो क्या कहलाती है? जुड़वा बहन। जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समान रूप, रंग, गुण लगभग एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में मिलता कब है? जब वो जुड़वा हो। उसी प्रकार पृथ्वी के समान ही गुण मतलब आकार और उनकी आकृति, घनत्व किसका है? शुक्र का है। इसलिए शुक्र क्या कहा गया? पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब यदि अगले बिंदु की बात करें बच्चों, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था, एक जो ग्रह था उसका नाम था बच्चों बुध ग्रह। क्या था? बुध ग्रह। उसमें भी कोई उपग्रह नहीं था और इसके अंदर भी कोई उपग्रह नहीं है। अब अगले जो बिंदु है उसकी बात करें, इस ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। देखो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना होकर इसमें कौन सी मात्रा पाई गई ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमारा जो जीवन का आधार है बच्चों वो ऑक्सीजन है। कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया गया, अन्यथा पृथ्वी पर जीवन पाया जाना संभव नहीं था। तो अपन इस पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। और यदि हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन की प्रधानता 78 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन अपन को 78% याद रखना है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें पृथ्वी के ऊपर तो वो 0.03% है। कितना परसेंट है बच्चों? 0.03%। और हमारी एक जीवनदायिनी जो गैस कहलाती है बच्चों, उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है, जो हमारे प्राणी जात, वनस्पति जात और मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि इस गैस की प्रधानता नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। और आपको मालूम ही है कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती हैं तो उसके अंदर जो गैस मुक्त होती है उसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो पेड़ों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों तो हमारे पृथ्वी के ऊपर यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो अपन अगले बिंदु की बात करें बच्चों शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वो 5.245 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वापस सुन लेना बच्चों, 5.245 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने देखा कि बुध ग्रह का जो घनत्व अलग है और पृथ्वी ग्रह का घनत्व अलग है। तो हम अगला जो ग्रह है उसको लेंगे
पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ने से पहले या उनकी विशेषता जानने से पहले अपन दो चीज जान लेते हैं। एक अपन दे देते हैं रोटेशन गति और एक रिवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण और घूर्णन गति। तो अपन पहले लेते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण, और दूसरी अपन घूर्णन। इन दो गतियों के बारे में देखते हैं। देखो परिक्रमण का मतलब मान लो ये सूर्य है, क्या है बच्चों, सूर्य, और ये सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा कर रहा है। कौन, पृथ्वी ग्रह। कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उस गति को अपन क्या कहते हैं, परिक्रमण। क्या कहता है बच्चों, परिक्रमण। और मान लो ये हमारी पृथ्वी का एक ग्लोब है, क्या है बच्चों, पृथ्वी का एक ग्लोब है, और ये अपने अक्ष पर ही, क्या है, अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। तो वो क्या कहलाती है बच्चों, घूर्णन गति। क्या कहलाती है, घूर्णन गति। परिक्रमा और परिक्रमण वही बात है, याद रख लेना, और घूर्णन गति। तो मैं आपको इसको परिभाषा के माध्यम से समझाता रहता हूं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है, उस गति को परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, परिक्रमण कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा ये जो गति है वो कौन से बच्चों, परिक्रमण है। जो ये सूर्य है के चारों ओर इस तरह पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, और ये चक्कर जो लगभग है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के अंदर लगभग पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गति है 365 दिनों में पूरी होती है। कितने दिनों में पूरी होती है बच्चों, 365 दिनों के अंदर ये गति पूरी होती है, जो सूर्य पृथ्वी आपस में इस तरह की तालमेल बिठाए रखती हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर कर लेती हैं। अब बच्चों अपन घूर्णन पढ़ते हैं, तो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगा, तो इसमें लिखेंगे इसमें याद लिख देते हैं बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उस गति को अपन क्या कहते हैं, घूर्णन गति, जिसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, परिक्रमण गति अलग होती है और घूर्णन गति अलग होती है। परिक्रमण गति से पूरे वर्ष का निर्माण होता है, ऋतु परिवर्तन होती हैं, और इससे दिन रात बनते हैं। तो आपको बच्चों मालूम हुआ कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक घूर्णन गति भी करती है और एक परिक्रमण गति करती है। घूर्णन गति से क्या होता है, परिक्रमण गति से क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसके अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर पृथ्वी ग्रह की पूर्ण विशेषता पढ़ेंगे और उनके प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज हमने सौर परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य सूर्य, बुध, शुक्र जैसे ग्रहों का अध्ययन किया है और प्रत्येक को विश्लेषण के साथ आपको मैंने बताया है। तो आप इसका पूर्ण रूप से घर पर जाकर PDF को देखकर उससे नोट्स बनाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और शेयर करें। धन्यवाद।